नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में। इस शो में हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते के लिए आपको कमोडिटी मार्केट में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, पिछला पूरा हफ्ता कैसा रहा मार्केट के लिए, और साथ ही आपको इस पर रणनीति भी बताएंगे और ट्रेडिंग की रणनीति बताने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ ही साथ रणनीति बनाना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोना चांदी की हो या फिर बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटीज़ की, ट्रेडिंग की बारीकी को समझने में जोखिम तो कम होता ही है और आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी यहाँ पर खुल जाते हैं। इस सप्ताह कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले सप्ताह की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारी एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। तो ये शो आपको देखना बेहद ज़रूरी है और चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में। और इस शो में हम आपके भी सवालों के जवाब लेंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 9136934058 इस पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उस पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं आप हमसे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको एक एक करके उन पर रणनीति भी सुझाएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ StayEvent.com से दीपेन शाह और केडिया कमोडिटी से अजय केडिया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो अजय आपसे राय लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये पूरा हफ्ता नरमी ही देखने को मिली है। हमने देखा कि प्री कोविड माफ़ कीजिएगा, जो युद्ध के पहले का स्तर था उसके आसपास कच्चा तेल पहुंच गया। 93-94 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिले। और MCX क्रूड की बात करेंगे तो इस वक्त करीब 10.5% की गिरावट देखने को मिली। 6,900 से 7,800 के बीच ही कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी हमने देखा कि $94 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। अजय, क्या व्यू बन रहा है आपका क्रूड पर? किस तरह के ट्रिगर्स आप वॉच करेंगे आगे के लिए? ओवरऑल ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है? अब क्या हम ये नया रेंज देख रहे हैं कच्चे तेल में? अभी क्या ये $100 के नीचे ही रहेगा या फिर आगे के लिए अनसर्टेनिटी है, उतार चढ़ाव रह सकता है आने वाले समय में? नमस्कार। डेफिनेटली कच्चे तेल के लिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे लगभग हमने 10% की बड़ी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखी है। जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि यूएस अब सारी कोशिश कर रहा है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाए, तो हमने इससे पहले देखा एसपीडीआर होल्डिंग से भी यूएस कंटिन्यू आउटपुट बढ़ा रहा है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो युद्ध की वजह से, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें या अब नया जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हो रहा है चाइना, यूएस और ताइवान को लेकर, ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करता है। साथ में पिछले हफ्ते भी हमने देखा जो फैक्ट्री नंबर्स के डेटा आए हैं, चाहे चाइना हो चाहे ग्लोबल मार्केट में, ये भी कहीं ना कहीं कमी आए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कंटिन्यू डिमांड में डिटोरेशन है, दूसरी तरफ सप्लाई साइड, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा लीबिया का भी जो प्रोडक्शन है 1.2 मिलियन बैरल क्रॉस कर चुका है। साथ में अब बताया जा रहा है कि अगले महीने में नो डाउट ओपेक भी 1 लाख मिलियन बैरल से प्रोडक्शन बढ़ाएगा। साथ में अदर कंट्रीज, चाहे यूरोप की बात करिए, ये सब भी एक बैठक वीना में बुला रहे हैं जहां पे प्रोडक्शन पे और वार्तालाप बढ़ा रहे हैं। तो इन ऑल अगर हम देखें अगले 1-1.5 महीने के अंदर, तो एक तरफ सप्लाई कंटिन्यू बढ़ती जाएगी और डिमांड में एक चीज ध्यान रखिए, यूएस के अंदर अगस्त मंथ से हरिकेन सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इनकेस अगर कोई हरिकेन गल्फ ऑफ मैक्सिको के एरिया में हिट करता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को थोड़ा अपलिफ्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर ब्रांड की बात करें जो इस वक्त 93-80 के करीब ट्रेड कर रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 87-88 तक का भी लेवल हम ब्रांड पे आते हुए देखेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब हो क्या रहा है, रुपए में जो गिरावट है वो MCX प्राइसेस को थोड़ा बहुत होल्ड करते हुए चल रही है 7,000 के लेवल पे। बट जिस ढंग से कच्चे तेल में 10% की बड़ी गिरावट थी, ये रुपए को भी रिलीफ देगा और मुझे लगता है 6,700 तक के लेवल एट इमीडिएट पे, क्योंकि रुपए में और गिरावट अभी भी हम देख पा रहे हैं, तो 6,700-750 तक का लेवल हमें लगता है ओवरऑल अगले हफ्ते में हम देख पाएंगे कच्चे तेल के अंदर। तो ओवरऑल बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय
कच्चे तेल में ओवरऑल बिकवाली का ही ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत सपोर्ट के फैक्टर्स बताए अभी अजय ने, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बिकवाली की तरफ ही नजर आ रहा है। इस बीच हमें दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं, वो भी हम एक एक करके शो में शामिल करेंगे। और हमारे साथ दीपेन भी जुड़ चुके हैं। दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। कच्चे तेल पर हम बात कर रहे थे, आपका क्या व्यू बन रहा है पहले तो वो बताइए। और एक दर्शक का सवाल भी हमारे पास आया, वो भी हम लेना चाहेंगे। लखनऊ से आरती जी ने सवाल भेजा है, नेचुरल गैस के लिए ऑप्शन सुझाएं। और इसके अलावा एक और सवाल है इनका, क्रूड पर 7,000 की पुट लेनी चाहिए या नहीं, क्रूड के लिए क्या सुझाव आप देंगे। और नेचुरल गैस में भी इनको रणनीति सुझाइए, आपका क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल कच्चे तेल की जो हम चाल देख रहे हैं। इस पूरे हफ्ते तो वीक रहा, आगे के लिए ट्रिगर्स क्या वॉच कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर क्रूड की बात करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी वीक ही रहा है हफ्ता, और आने वाला हफ्ता भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है। काफ़ी अच्छी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पुट ले सकते हैं, ये क्लियरली बहुत ही बढ़िया सवाल है। बिकॉज जैसे जैसे आप ऑप्शंस की तरफ मूव होते जाएंगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा कमोडिटीज में। आई थिंक थोड़ा बाउंस आता है 7,200 के आसपास आता है, तभी आप 7,200 का पुट अभी एक्सपायरी का ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ज्यादा थोड़ा कंफर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि काफी गिरावट आ चुकी है। तो अगले हफ्ते एक बाउंस बैक की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो अगेन 650 675 के आसपास जब भी प्राइसेस जा रहे हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर नीचे प्राइसेस आते हैं 615 के आसपास तो वहाँ पे 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़े प्राइसेस नीचे आने थे और वोलेटिलिटी काफी है, तो नेचुरल गैस को भी आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग करने को देख सकते हैं। बिल्कुल। नेचुरल गैस पर भी ये रणनीति आपको सुझाव दी है। इनफैक्ट नेचुरल गैस पे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। बिहार से रुपेश कुमार जी ने भी हमें सवाल भेजा है और नेचुरल गैस पर ये भी स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। नेचुरल गैस का वीक के लिए देख लेते हैं ये पूरा हफ्ता कैसा रहा, और उसमें अगर बात करें तो MCX नेचुरल गैस में हल्की तेज़ी रही इस पूरे हफ्ते अगर देखेंगे तो, और दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। 600 से 655 के बीच हमने देखा नेचुरल गैस कारोबार कर रहा था। और नाइमेक्स नेचुरल गैस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 2% की कमजोरी भी देखने को मिली है। तो ये पूरा हफ्ता जो था वो नेचुरल गैस के लिए एक दायरे में रेंज हमने जो आपको बताई उस रेंज में दिखाई दे रहा था। अजय, आपसे भी समझना चाहेंगे नेचुरल गैस पर, अगर आपको जो हमारे जो दर्शक है काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं नेचुरल गैस को भी लेकर, आप क्या रणनीति शेयर करेंगे, वहाँ पर कैसी चाल देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है नेचुरल गैस में जो रैली है दैट इज बिन ड्रिवन बाय, हम बोल सकते हैं रशिया और जर्मनी के बीच में जो कंसर्न्स है उसको लेकर। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा 31 तारीख से ही रशिया नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में जो सप्लाई हो रही है वो 20% तक करने के लिए बता ही रखा था। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंस्ट्रेंट है या सैंक्शंस का जो दौर है इसकी वजह से जो सप्लाई यूरोप को जा रही है वो काफी मिनिमल है, जिसके चलते हो सकता है प्राइसेस वापस $10 का लेवल, पिछली बार $9 का लेवल हाई दिखा था इंटरनेशनल में, मुझे लगता है $10। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि यूरोप में तो प्राइसेस कंटिन्यू तेज हो रहे हैं और यूएस कंटिन्यू यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, लेकिन यूएस का खुद का जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस फिर से $8 के ऊपर इस वक्त हम देख रहे हैं कि आराम से ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में वॉलिटिलिटी जरूर है, बट ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके चल सकते हैं। आज भी हमने आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो दिन में हमने अच्छी तेजी देखी थी, पर प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक थोड़ा एक ड्रॉप देखने मिल सकता है, डेट कुड बी अराउंड 620। एट दैट टाइम हम लोग कॉल लेके चल सकते हैं। करीबन अगर हम कॉल की बात करें तो 630 तक का भी अगर कॉल मिलते हैं, डेट इज अराउंड 55, तो मुझे लगता है 45 के करीब अगर 630 का कॉल मिलता है तो आप लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 90 तक के लेवल हम 630 के कॉल में आते हुए देख पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है नेचुरल गैस में भी, तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे कमोडिटीज़ पर और सोने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सवाल हमें आ रहे हैं। मंदसौर से दिलीप चौधरी का सवाल हमें आया है, इन्होंने 52,100 पर सोना लेके रखा हुआ है। आगे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अजय, आपसे सवाल होगा सोने पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इस पूरे वीक तो हमने देखा सोने के लिए काफ़ी अच्छा रहा। सोने में MCX पर देखेंगे तो करीब 1% की तेज़ी वहाँ पर दिखी
थी। कॉमेक्स गोल्ड में इस हफ्ते करीब 1.45% की तेज़ी थी। फेड की तरफ से ब्याज दरों में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है जब तक वहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता। ये तो एक फैक्टर था ही, और बीच में हमने देखा कि यूएस चीन के बीच के भी टेंशन शुरू हो चुके हैं। तो सोने के लिए ओवरऑल ये हफ्ता जो रहा वो काफ़ी तेज़ी भरा रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका सोने की चाल पर? और दर्शकों को, हमारे जो दर्शक है जिनका सवाल आया, उनको भी सुझाइए क्या करना चाहिए इन स्तरों पर। लगभग हमने $100 की तेजी इंटरनेशनल में गोल्ड में आती हुई देखी है, जिस ढंग से फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था उसके बाद। और वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करें तो हमने लगभग 49,700 से 52,000 तक का लेवल आ चुका है। तो एक थोड़ा टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग जरूर मार्केट में बनता है, जो डॉलर टर्म में हमें लग रहा है 1760 1770 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे 51,800 तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। उधर लेके चलिए। देखिए, एक चीज सिंपल है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो मैंने पहले भी कहा था कि डिस्काउंट कर चुका है मार्केट। इनफैक्ट सितंबर में भी 0.5 का रेट हाइक अगर होता भी है तो दैट इज आल्सो बीन डिस्काउंटेड इन द मार्केट। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रिसेंट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो नया डेवलप हो रहा है रशिया यूक्रेन के अलावा यूएस, चाइना और ताइवान को लेके, ये प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर आज शाम को भी नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन कोई भी इकोनॉमी में नहीं दिखाई दे रहा है जो गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। बट हाँ, $100 की बड़ी तेजी के बाद हम $30 की एक गिरावट या पुलबैक देख सकते हैं। तो आई थिंक 51,800 तक का पुलबैक मिल जाएगा, वहां पे आप लेके चाहिए। अगला हफ्ता मुझे लगता है 52,500 का लेवल टेस्ट और क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल। इस बीच चांदी में भी अगर हम देखेंगे तो इस हफ्ते एमसीएक्स पर चांदी में भी करीब 0.75% की गिरावट रही है। तो ये सोने के थोड़ा उलट कारोबार कर रहा था। इसकी वजह हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ग्लोबल मंदी का जो डर है वो हावी रहा है। अमेरिका चीन संबंधों में भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और चीन की तरफ से सैन्य अभ्यास भी काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी सारे अपडेट वहाँ से भी मिल रहे हैं। तो एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। और इस बीच देखिए सिल्वर में कॉमेक्स पर चांदी करीब $19 से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है, और 57,100 से 58,850 का कारोबारी दायरा सिल्वर में देखने को मिला है। तो सोने में एक तरफ जहां तेजी थी, चांदी के लिए ये पूरा जो हफ्ता है वो थोड़ा कमजोर साइड पे रहा है। दीपिन, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर? और अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, लेवल्स क्या वॉच करेंगे आप? सोने पर भी राय दीजिए और चांदी पर भी सलाह दीजिए। देखिए, गोल्ड में हमारा बाई कॉल है। गोल्ड अगर आप बाई का रिकमेंडेशन है, अगर कोई भी डिप्स आती है 51,700 के आसपास, 51,650 के आसपास, तो आप गोल्ड को बाई करके चल सकते हैं। लेकिन एक ही कैवेट होगा कि थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा, आपको थोड़ा लंबे समय के लिए ट्रेड रखना होगा, तो आपको आगे जाके काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। चांदी भी हमारा मानना है कि इस साल के लिए कम से कम एक बॉटम बन चुका है, और यहाँ से आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऊपर की तरफ ही ध्यान देखने मिलेंगे। लेकिन चांदी में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो अगर आप सेफ प्लेयर है और अगर आप ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखना चाह रहे, आई थिंक गोल्ड एक आइडियल इन्वेस्टमेंट होगा, और ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी आप गोल्ड में बाई करके चल सकते हैं। और सिल्वर में भी हम तेजी नहीं है, लेकिन सिल्वर थोड़ा 57,500 57,000 के आसपास आता है, तो वो ज्यादा बेटर लेवल होंगे। बिल्कुल। तो ये राय सोने चांदी में आपको दे दी गई है। अब एक बार बेस मेटल्स की चार्ट पर भी देख लेते हैं कि पूरा हफ्ता कैसा रहा। पहले उसका अपडेट दे देते हैं और फिर उसके बाद रणनीति भी समझेंगे। अगर बेस मेटल्स की बात करें तो एमसीएक्स कॉपर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार रहा, और ओवरऑल पॉजिटिव वीक था। 0.25% से ज़्यादा की तेज़ी कॉपर में नज़र आई है। और कॉपर के लिए कारोबारी जो दायरा था वो 636 से 650 के बीच का देखने को मिला है। ये कॉपर में इस बीच कारोबार देखने को मिला है। यहाँ पर भी एक बार पहले राय ले लेते हैं। अजय, क्या लग रहा है आपको? कॉपर, जितने भी एनालिस्ट से हमारी इस बीच बात हुई थी, उनको कॉपर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, काफ़ी अच्छा चल भी चुका है। अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है आपका, और नेक्स्ट वीक के लिए क्या कोई ट्रेड आप सुझाएंगे कॉपर में? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी जैसे उम्मीद थी वैसा ही आती हुई दिखाई दे रही। हमने देखा कि पिछले 3 महीने से काफी बड़ी गिरावट हमने पूरे बेस मेटल में देखी थी, बट अब चाइना का एक तरफ स्टिमुलस आना, डॉलर इंडेक्स की गिरावट लेना
और काफी माइन जैसे एमजीएम, पेरू, कोडल्को, यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शंस को लेकर जो कटलमेंट होने लग गए हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस के लिए एक सपोर्ट है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर प्राइजेस ने अच्छी खासी रैली अप की और 650 तक के भी लेवल बनते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है अगला हफ्ता भी कंटिन्यू रहेगा, बट हाँ, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो चाइना से हमने फैक्ट्री एक्टिविटी के जो आंकड़े आए थे वो थोड़े खराब आते हुए दिखे, बट उम्मीद की जाती कि ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कोविड का कंसर्न हमने लेट तक चाइना में चलते हुए देखा। दूसरी ओर जो चाइना, यूएस, ताइवान का जो भी कंसर्न है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड को लेकर। बट ओवरऑल हमें लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत पुल बैक हम देख सकते हैं, जो मुझे लगता है 644 तक का भी लेवल अगर मिलता है तो हमें कॉपर को लेके चलना चाहिए 44-45 की रेंज में। इमीडिएट टारगेट तो 660 का है, बट 660-70 तक के जोन हम कॉपर में आते हुए देखेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव लेके चलिए। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने देखा सप्लाई कंसर्न बन रहा है। इनफैक्ट चाइना में भी हमने एनर्जी क्राइसिस आते हुए देखा, यूरोप में भी जैसे नेचुरल गैस के भाव में तेजी बनी हुई है सप्लाई कंसर्न्स को लेकर। इसकी वजह से काफी मेटल्स ने अपने प्रोडक्शंस में कर्टलमेंट किया है, जिसके चलते मुझे लगता है आने वाले दिनों में एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों ही कमोडिटी में काफी बड़ा रैलअप हो जाएगा। बिकॉज एल्यूमिनियम में तो ये भी माना जा रहा है कि यूएस में जो कैन की डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है बिवरिंग कंपनीज की वजह से, क्योंकि उसकी शॉर्टेज दिखने लगी है। और जिंक के अंदर इन्वेंट्री मल्टी ईयर लो पे पहुंचना चालू हो चुकी है और रिकवरी अब मार्केट में डिमांड के रूप में दिख रही है। तो आई थिंक कॉपर 660-70 की रेंज के लिए लिया जा सकता है। वहीं जिंक ने ऑलरेडी बड़ी लीप ले चुकी है। थोड़ा बहुत पुल बैक अगर 305 के करीब मिले लेके चले, 312 से 315 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। एंड लास्ट में एल्यूमिनियम की बात करें तो ये अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रही है, क्योंकि पहले भी हमने डिमांड कंसर्न थोड़ी बहुत देखे थे। बट आई थिंक 210 209 का लेवल अच्छा है लेने के लिए। 215-16 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में भी बनते देखेंगे। 216-215 के लेवल्स एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वालियर से हमें एस के बंसल जी का सवाल भी आया था। एल्यूमिनियम पर इनका सवाल था कि क्या करना चाहिए, अगले हफ्ते के लिए सुझाव दीजिए। तो उम्मीद है आपको इसके ज़रिए मदद मिली होगी। लेकिन इस पूरे हफ्ते की बात करते तो जैसा कि जिंक और एल्युमिनियम में भी अभी हमें अजय बता रहे थे, जिंक का जो वो कारोबारी दायरा रहा 290 से 310 के बीच रहा। एल्युमिनियम में देखेंगे तो वहाँ पर दूसरी तरफ 1.25% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिली है और जो कारोबारी दायरा था वो 207 से 212 के आसपास देखने को मिला है। लेड में देखेंगे तो वहां पर 2% की तेजी देखने को मिली है और निकेल में भी करीब 2% की कमजोरी रही है। तो ये जो पूरा वीक था ये जिंक के लिए अगर ओवरऑल देखेंगे तो जिंक के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी वहां पर देखने को मिली है और 290 से 310 के बीच का कारोबारी दायरा भी देखने को मिला। और जिंक में ट्रेडिंग रणनीति आपको अभी अजय भी सुझा रहे थे। दिपिन, आपसे भी समझना चाहेंगे, मेटल्स पर राय लेना चाहेंगे, ये पूरा स्पेस आपको कैसा लग रहा है? और काफ़ी ज़्यादा मिला जुला कारोबार हमने यहाँ पर देखा, कहीं कहीं कमज़ोरी थी, कहीं कहीं पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इस पूरे स्पेस में आपको क्या अच्छा लग रहा है और अगले हफ्ते के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स आप मेटल्स में वॉच करेंगे? देखिए डेफिनेटली चाइना की तरफ से जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बेस मेटल्स के लिए, बिकॉज चाइना की तरफ से ही बेस मेटल मार्केट मूव होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉपर में जो आज के प्राइसेस हैं 620 630 के रेंजेस में, तो हमारा मानना ऐसा है कि ये थोड़े बार्गेन बाइंग के लेवल्स नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फर्म्स मिल सकते हैं, लेकिन आप पोजिशनली बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा 565 से 580 के बीच में प्राइसेस आते हैं, तो वहां पे आप कॉपर में बाई करने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी और आप उसको फिर 2 से 3 महीने में अच्छे लेवल्स दे सकते हैं। एल्यूमिनियम भी हम 190 195 के आसपास की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अगले हफ्ते से 15 दिन के लिए, तो वहां पे आप थोड़ी बाई वहां पे कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पैक सॉरी बेस मेटल पैक्स में थोड़ी उसके बाद गिरावट आ सकती है, तो गिरावट की इंतजार करें और उसके बाद जब प्राइसेस बहुत ही नीचे अच्छे लेवल्स पर मिले वहां पे खरीदारी की कोशिश करें। अभी जल्दबाजी ना करें, बिकॉज इंटरनेशनल कमोडिटीज है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है, मंडे को क्या गैप अप क्या गैप डाउन ओपन हो, क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए, इधर हो जाए, वो सब रिस्क ना लेते हुए मंडे को मार्केट देखते हुए ही काम करते चला। बिल्कुल। कुछ सवाल हमें दिपेन निकेल को लेकर भी मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वीकनेस आई है। क्या कोई लेने का मौका मिल रहा है निचले स्तरों पर या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? जी अवॉइड ही करना चाहिए। बेसिकली देखिए, जो भी काउंटर में लिक्विडिटी ना हो, जहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो, ऐसे सभी काउंटर्स को आपने ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज फिर रिटेल कंज्यूमर उसमें थोड़ा इफ आई यूज द वर्ड फंस सा जाएगा और वहाँ पे आपको एग्जिट भी ना मिले।
तो बेटर है कैसे इन लिक्विड काउंटर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अवॉइड। हम्म, बिल्कुल। तो ये राय आपको मेटल्स में दे दी गई है और मेटल्स पे हमें जो सवाल भी मिल रहे थे वो भी हमने कुछ कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। और जिंक पर भी एक सवाल आया था, कानपुर से पवन कुमार जी ने हमें सवाल भेजा था और जिंक पर ये आउटलुक और ट्रेडिंग जानना चाह रहे थे, जिसपे अजय ने यहाँ पर आपको रणनीति भी सुझाई। जिंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 312 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 302 का। ये राय जिंक में आपको दे दी गई है। एक दर्शक का सवाल हमें आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। और इस पूरे हफ्ते अगर मसाला की हम बात करेंगे सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी काफ़ी कमज़ोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ज़ीरा वायदा अगर देखेंगे तो वहाँ पर आधे % की वीकनेस देखी गई है। धनिया वायदा में करीब 2% की कमज़ोरी देखने को मिली है। शुक्रवार को हमने देखा हल्दी भी सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नज़र आया और ज़ीरे का जो कारोबारी दायरा था वो 23,500 से 24,500 के बीच देखने को मिला। वहीं धनिया का जो कारोबारी दायरा था उसमें काफ़ी वीकनेस दिखी और 11,600 से लेकर 12,200 के बीच ये दायरे में धनिया कारोबार करते हुए नजर आया इस पूरे वीक। तो स्पाइसेस के लिए ये हफ्ता काफ़ी कमज़ोरी भरा था। अजय, क्या व्यू बन रहा है आपका स्पाइसेस पर? या क्या ये वीकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है और ट्रेड के मौके कहाँ दिख रहे हैं आप? देखिए, ट्रेड के मौके में हम देखें तो हल्दी थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि रिकवरी करने की गुंजाइश है, बट बोलना नहीं चाहिए कि एरिया अंडर कल्टीवेशन काफी ज्यादा है इस बार। डैमेजेस की रिपोर्ट के चलते हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर देखा है, तो मे भी एक टेम्पररी बाउंस हम सितंबर वायदे में देखेंगे 7750 के करीब। वहीं अगर जीरा धनी की बात करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म हम काफी बुलिश है दोनों ही काउंटर पे, बट टाइमिंग हमने देखा ऊंचे भाव पे वापस ले वाली नहीं है। खास करके जीरे की बात करें तो जीरे में हमने देखा कि चाइना से जो बाइंग भी हो रही है वो रुक रुक कर हो रही है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा प्राइजेस में जो कल परसों में हमने गिरावट देखी थी, ये थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट अगले अगर हफ्ते भर की बात करें तो एक दायरे में रहना चाहिए जीरा खास करके, जहां पे हम सितंबर वायदे की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है 24,600 650 तक का एक पुल बैक मिल जाए, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा क्योंकि ऊंचे भाव पे बायर्स थोड़े से रिडक्लेंट है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो आज भी धनिया में हमने सितंबर वायदे में गिरावट देख रहे हैं। मे भी पॉसिबल है 11,700 750 तक का एक पुल बैक मिल जाए, उस पुल बैक पे बेच के चलिए 11,200 तक का लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। तो इन ऑल हम बोल सकते हैं कि हल्दी में थोड़ी बहुत रिकवरी मिल जाए, बट जीरे धनिया में सेल ऑफ जंप की रणनीति खाली अगले हफ्ते के लिए बनाकर चलनी चाहिए। ओके। इस बीच ग्वालियर से हमें माफ़ कीजिएगा, एक सवाल हमें दर्शक का आया है। ये मध्य प्रदेश से है। राम कुमार जी का सवाल हमें आया है, हल्दी धनिया और जीरे के लिए ये आगे के लिए ट्रेडिंग टिप्स भी जानना चाह रहे थे। इस पर अजय आपने इनको सलाह भी दी। दीपेन, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे स्पाइसेस पर। आपको कौन सा स्पेस यहाँ पर अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग करने के लिहाज से? सही है, अगर आप देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन काफी बढ़ चुका है और जो 25 से 25,500 के टारगेट से तो ज्यादा दूर नहीं है। तो रिटेल निवेशकों के लिए इस समय इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट होगा। हाँ, ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। धनिया भी हमने देखा कि 12,000 के आसपास काफी समय से थोड़ा रुक सा गया है और कोई नया ट्रिगर नहीं आ रहा है बढ़ने के लिए। लेकिन हल्दी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। एक जमाने में हल्दी और धनिया के भाव लगभग साथ में रहते थे। अब धनिया के भाव लगभग 11,500 है और हल्दी अभी 7,500 के आसपास है। तो अगर हल्दी आपको कहीं पे भी 7,000 6,800 के आसपास मिलती है तो थोड़े फार्मल कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आई थिंक आपको आगे जाके हल्दी में काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए अभी कोई ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। बस अगले हफ्ते फिर से लेकिन थोड़ा फ्लैटिश रहने का एक्सपेक्टेशन है और 10 तारीख के आसपास स्टैगर्ड डिलीवरी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ी वोलेटिलिटी होगी। तो बेटर है कि आप थोड़ा निवेश करने के हिसाब से हल्दी में 6,800 से 7,000 के बीच में कोशिश करें बाई करने की।
ओके, तो हल्दी पर आप नज़र रख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये राय दे दी गई है। इस बीच हमें सवाल कुछ कॉटन पर भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से अहमदनगर से किशन जी ने हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कॉटन में आगे भी तेज़ी बनी रहेगी, और इस पूरे वीक अगर हम देखेंगे कॉटन में ये जो पूरा वीक रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, 7.5% की तेज़ी एमसीएक्स कॉटन पर देखने को मिली है। आइस की बात करेंगे तो वहाँ पर लेकिन 2.5% की कमज़ोरी देखने को मिली, और जो कारोबारी दायरा था वो 44,000 से 49,300 के बीच यहाँ पर देखने को मिला है। इसमें अजय आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पूरे ट्रिगर्स हैं इस वक्त बन रहे हैं, ऑलरेडी हम तेजी देख चुके हैं, क्या आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है? देखिए, आगे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन साइज होगा, सोइंग बहुत होगी, बट उतनी नहीं हुई है। बट फिर भी लगभग पिछले साल के मुकाबले इस बार सोइंग अच्छी हुई। बट अब जो कंसर्न्स बन रहा है वो बन रहा है, एक तो फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट हुई है, तेलंगाना के साथ साथ। वहीं नॉर्थ में अगर हम देखें तो पिंक बॉल वॉर्म का जो कंसर्न है उसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप रह सकता है। तो टाइमिंग जो रैली आई है इन सबको देखते हुए आई है, जो हमें लगता है कि ऑलरेडी रैली अप हो चुका है। 48,500 का मैक्सिमम अपसाइड है। हाँ, सितंबर मंथ के मिड से ही हम देखेंगे अराइवल चालू हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे भाव के चलते इनिशियल प्रेशर तो एक बार पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखना ये होगा कि पिछले साल भी हमने देखा कि अराइवल स्टार्ट तो हो गए थे, लेकिन एक ही महीने के अंदर हमने देखा कि अराइवल्स वापस डिप्लीट होना चालू हो चुके थे। इन दी एक्सपेक्टेशन प्राइसेस विल गो अप। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सितंबर मिड से हम अराइवल प्रेशर के चलते मार्केट का सेंटीमेंट डाउनसाइड ही देखेंगे। तो अभी जो डैमेजेस की रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से रैली अप हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि 48,500 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करें। वहीं अगर आइस कॉटन की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा, पहले उम्मीद थी कि चाइना इन्वेंट्री थोड़ा बिल्टअप करेगा, जिसकी वजह से भाव में 84 सेंट से हमने लगभग 97 सेंट तक का लेवल देखा। बट टेक्निकली अगर देखें तो इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बट वी नीड टू ब्रेक 98 99 सेंट। जब तक लगभग $1 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकलता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 90 से लेकर 98 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। तो टाइमिंग जो रैली अप हुआ है इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में रहना चाहिए, थोड़ा पुल बैक मिलना चाहिए। okay. जी जी, तो ये राय कॉटन में दे दी गई है और ये रणनीति भी सुझा दी गई है। तो आगे भी हल्की तेजी यहाँ पर थोड़ा कॉशियस यहाँ पर रहने की राय आपको दी जा रही है कॉटन में। ऑलराइट अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम सेगमेंट पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। और दीपेन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद है अगले हफ्ते के लिए आपने पूरी तैयारी कर ली होगी और आपको इस चर्चा के जरिए मदद मिली होगी कि किस तरह के ट्रेड आपको लेने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।